आज हम फिल्म 120 बहादुर की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह फिल्म एक सच्ची युद्ध की कहानी पर आधारित है। यह उन सैनिकों की कहानी है जिन्होंने मौत का सामना किया, यहाँ तक कि मौत भी उनकी जान लेने के लिए शर्मिंदा होती। फिल्म एक गंभीर संदेश छोड़ती है कि एक सैनिक की वर्दी न केवल साहस बल्कि बलिदान की भी मांग करती है। सीमा पर जाने वाला हर सैनिक जानता है कि उनकी वर्दी उनसे वीरता और बलिदान दोनों की मांग करेगी। फिर भी हमारे सैनिक राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इन 120 बहादुरों ने इस फिल्म में क्या किया, आइए जानते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको इस तरह की फिल्म की व्याख्या पसंद है तो कृपया वीडियो को पसंद करें और चैनल की सदस्यता लें। अब बिना समय बर्बाद किए मुझे सीधे कहानी समझाने दें। कहानी 1962 में शुरू होती है, जब चीन ने अक्टूबर में भारत पर विश्वासघात से हमला किया और धीरे धीरे लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चीन को पता था कि अगर वे लद्दाख के एयरबेस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो जम्मू पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। यहीं से 120 बहादुरों की कहानी शुरू होती है। 18 नवंबर को एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए दूर से यात्रा की है। सैनिक उतना घायल नहीं है जितना कि वो बर्फ के तूफान में दौड़ने से थक गया है। फिर वो बीच रास्ते में बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद भारतीय सेना रामचंद्र को ढूंढती है और उसे अस्पताल ले जाती है। कर्नल रामचंद्र से मिलने आता है और उनकी कंपनी के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन रामचंद्र अभी भी सदमे में है। वो अकेला कहता रहा कि वो अपने मेजर को नहीं छोड़ेगा और मुसीबत में उसके साथ रहेगा। रामचंद्र कुछ भी समझाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए डॉक्टर उसे सोते हैं ताकि वो कुछ आराम कर सके। फिर रामचंद्र का अतीत दिखाया जाता है। वो 3 दिन पहले ही सेना मुख्यालय से मैदान में आया था। रामचंद्र की नौकरी चार्ली कंपनी में एक रेडियो कमांडर की है। उनके पास क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है। यह पहली बार है जब वो इतनी ऊंचाई पर है, इसलिए वो अन्य सैनिकों की तरह उपयुक्त नहीं था। रामचंद्र जैकेट मांगता है, लेकिन उसे एक नहीं मिलता क्योंकि कर्मचारियों के पास कोई नहीं है। रामचंद्र को अभी एक गोली दी गई है, भले ही वो अभी तक बीमार न हो। फिर राम अपनी चार्ली कंपनी के बारे में पूछना शुरू कर देता है। उसे जवाब मिलता है कि जहाँ भी कम संगति और अधिक अराजकता है वो है चार्ली कंपनी। चार्ली कंपनी के सैनिकों के पास बिल्कुल कोई अनुशासन नहीं है। फिर ब्रिगेडियर चुशुल आता है और कर्नल से भविष्य की योजना के बारे में पूछता है, क्योंकि चीन यहाँ हमला करने जा रहा है और इस हवाई अड्डे की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नल बताता है कि चार्ली कंपनी उस मार्ग के शीर्ष पर स्थित है जहाँ से चीनी सेना आ सकती है। वे चीन की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। ब्रिगेडियर इस कंपनी पर संदेह करने लगता है क्योंकि वे मैदानी इलाकों में लड़ने वाले सैनिक हैं। उनके लिए ऊंचाई पर लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन चार्ली कंपनी का पद उनके अपने मेजर शैतान ने खुद चुना था। ब्रिगेडियर शैतान के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन शैतान वर्तमान में मैदान में दुश्मनों की जांच कर रहा है। शैतान ब्रिगेडियर को इंतजार कराने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन दुश्मन इंतजार नहीं करेंगे। फिर मेजर शैतान को दिखाया जाता है। शैतान को पता था कि दुश्मन का एक स्नाइपर आगे छिपा हुआ है, फिर भी शैतान जानबूझकर स्नाइपर की सीमा के भीतर खड़ा रहता है। शैतान जानता था कि हवा उनके पक्ष में है। चीन का स्नाइपर सटीक रूप से शूट करने में सक्षम नहीं होगा। इस आत्मविश्वास के साथ शैतान स्नाइपर की सीमा में खड़ा था ताकि वो गोली चला सके और पहले मौके पर शैतान का सैनिक स्नाइपर को मार सकता था। शैतान को बिना किसी कारण के शैतान नहीं कहा जाता था। उन्होंने इस तरह के कई कारनामे किए थे। इस बार भी शैतान की योजना ने काम किया और दुश्मन के स्नाइपर को मार दिया गया। फिर रामचंद्र चार्ली कंपनी में शामिल हो गए। चार्ली कंपनी के लगभग सभी सैनिक एक ही स्थान के हैं, इसलिए हर कोई काफी करीब है और अक्सर मस्ती में एक दूसरे के साथ कुश्ती करता है। वे लड़ते हैं लेकिन कोई नाराज नहीं होता। इसी तरह एक सैनिक रामलाल ने दूसरे की चॉकलेट खाई। बस इस छोटी सी बात के लिए एक बच्चे जैसी लड़ाई छिड़ गई। जब रामचंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें गोली लग गई। तभी मेजर शैतान आता है और अपनी कंपनी को अनुशासन और उनके साहस के बारे में बताता है। यह आम लोगों की कंपनी नहीं है। ये वे लोग थे जिनके पास अतीत में एक पूर्ण रेजिमेंट थी, लेकिन अब केवल एक बटालियन बची है, क्योंकि उनमें साहस है लेकिन कोई अनुशासन नहीं है और युद्ध केवल साहस से नहीं जीते जाते हैं। अगर इन लोगों के पास सैनिक जैसा अनुशासन नहीं है तो वे सैनिक कहे जाने के योग्य नहीं है। पूरी चार्ली कंपनी मेजर से सहमत है और शायद अब आपस में लड़ना बंद कर देगी। तब मेजर रामचंद्र को अपने साथ ले गए और उन्हें बताया कि उनके पिछले रेडियो ऑपरेटर शहीद हो गए थे। यही कारण है कि रामचंद्र यहाँ है। उसे अपना काम सावधानी से करने की जरूरत है। फिर मेजर ब्रिगेडियर से मिलने जाता है। शैतान को स्थानीय लोगों से पता चला कि 2 दिनों में तूफान आ रहा है। यही कारण है कि लोग ऊंचाइयों से नीचे आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी है। मेजर को स्थानीय लोगों के अनुभव पर भरोसा है। मेजर सोचता है कि चीन तूफान से नहीं डरेगा। वास्तव में वे इसका लाभ उठाएंगे और रेजांगला से उन पर हमला करेंगे। मेजर को रेजांगला जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है और अधिक सैनिकों और हथियारों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कर्नल और ब्रिगेडियर अब मेजर को और सैनिक नहीं दे सकते। लेकिन अगर मौसम साफ रहता है तो वे उन्हें हथियार सहायता भेजेंगे। मेजर को रेजांगला जाने की अनुमति मिल जाती है। रात में सभी सैनिक अपने प्यार और परिवारों को याद कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि जल्द ही क्या होने वाला है। ना ही किसी को पता है कि युद्ध कब समाप्त होगा।
युद्ध कब तक चलेगा यह अज्ञात है। मेजर शैतान भी अपनी पत्नी सुगंध को याद करने लगता है और उनकी शादी की यादों को याद करता है। शादी के समय से ही सुगंध को पता था कि शैतान का सपना सेना में शामिल होना है और उसे तब शैतान पर गर्व था और आज भी गर्व है। सुगंध मेजर को अपना सिर ऊंचा करके ड्यूटी पर भेजता है और वादा करता है कि अगर कल शैतान को कुछ भी हो जाता है तो वह हमेशा एक सच्चे देशभक्त की पत्नी होने पर गर्व महसूस करेगी। ऐसी आशाओं और परिवारों की मीठी यादों के साथ अगला दिन आता है। चीन में अध्यक्ष माओ ने आदेश दिया कि उन्हें अगले 3 दिनों में चुशुल हवाई अड्डे पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि चीन पर युद्ध रोकने के लिए अन्य देशों का दबाव बढ़ गया है। जल्द ही युद्ध विराम का आदेश होगा और फिर जो भी सैनिक जिस भी भूमि पर खड़े होंगे वह उनका होगा। इसलिए सभापति माओ ने सेना को केवल 3 दिनों में लद्दाख के हवाई अड्डे पर कब्जा करने का आदेश दिया। चीन लगातार लद्दाख के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था और गांवों में पाए जाने वाले सैनिकों को बंधक बना लेता था और उन्हें मार देता था। यहाँ मेजर शैतान अपनी कंपनी के साथ रेजांगला की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। रेजांगला 1700 फीट की ऊंचाई पर है। अब रामचंद्र समझ गए कि गोली बीमार होने के लिए नहीं थी, यह शरीर को ऊंचाई के अनुरूप समायोजित करने में मदद करने के लिए था। राम सिंह ने दवा नहीं ली थी, रास्ते में ही उसे उल्टी हो गई, लेकिन बाकी टीम आगे बढ़ती रही। इसके बाद मेजर चीनी और भारतीय सीमावर्ती गांवों में गए और वहां के लोगों को स्थिति शांत होने तक नीचे जाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। लेकिन ये लोग अपना घर छोड़कर कहां जाएंगे, वह सब कुछ विस्तार से समझाने लगता है। हालांकि अगर रामचंद्र का कोई भी बयान गलत साबित होता है तो उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। रामचंद्र को अपनी कहानी के लिए सबूत देने की आवश्यकता होगी। रामचंद्र वर्णन करना शुरू करते हैं कि उस रात हर कोई दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार था। आधी रात तक तापमान 24 डिग्री से नीचे चला गया था। हवा उनके शरीर में घुस रही थी। अचानक उन्होंने अपनी तरफ कुछ हलचल देखी। दुश्मनों ने मशालों से बंधी भीड़ों को छोड़ दिया था ताकि भारतीय सैनिक उनके स्थान और संख्या का खुलासा करते हुए उन पर हमला कर सकें। लेकिन सुनने वाली चौकी पर एक सैनिक जो दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर रहा था ने जानवर की गंध को पहचाना और किसी भी हमले को रोका। कुछ ही समय बाद 15 से 20 दुश्मन सैनिक उसी रास्ते पर दिखाई दिए। जब केवल 2 सैनिक उस श्रवण चौकी पर देख रहे थे, मेजर कुछ सैनिकों के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहुंचे। आज की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। हमारे सैनिकों के पास ऊंचाई का लाभ था, लेकिन दुश्मन सैनिकों के पास बड़ी बंदूकें थीं, जो उन्हें बढ़त देती थी। एक शॉट ने लिसनिंग पोस्ट को नष्ट कर दिया। एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अन्य सैनिकों को दूर भेज दिया ताकि वह पीछे रह सके और दुश्मन की सेना को बम ग्रेनेड से उड़ा सके। मेजर ने सैनिक को अनुमति दी और खुद ग्रेनेड से एक चट्टान को उड़ा दिया। मेजर के पास बड़ी बंदूकें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने पहाड़ों को हथियारों में बदल दिया। दुश्मन सैनिक चट्टानों के नीचे दब गए और कई मारे गए, लेकिन ये केवल कुछ दुश्मन थे। जल्द ही दुश्मन पूरी ताकत से हमला करेगा। एक सैनिक को खोने के बाद हर कोई दुखी था। शत्रु सेना के पास बेहतर भोजन और हथियार थे। वे हर क्षेत्र में भारतीय सैनिकों से श्रेष्ठ थे। इसके अलावा 2 घंटे में एक तूफान आ रहा था और दुश्मन तब हमला करेगा। इन 2 घंटों के दौरान हर कोई अपने परिवारों को याद करने लगा। शैतान स्वयं अपने बेटे को याद करने लगा, जो दिवाली पर उसका इंतजार कर रहा होगा। मेजर ने समझाया कि वे सीमा पर बलिदान देते हैं, जबकि उनके परिवार घर पर बलिदान देते हैं। जैसे ही उन्होंने इन विचारों पर विचार किया, 2 घंटे बीत गए और बर्फ का तूफान शुरू हो गया। उनका रेडियो काम नहीं कर रहा था, इसलिए वे मदद का अनुरोध नहीं कर सकते थे या अपनी स्थिति की रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। उनके पास सभी दुश्मनों को मारने के लिए 3000 गोलियां भी नहीं थीं। इसलिए मेजर ने गोला बारूद के सावधानी पूर्वक उपयोग का आदेश दिया। फिर दुश्मन की सेना आने लगी। मेजर ने पहले ही अपने 120 बहादुर सैनिकों को 3 प्लाटून में विभाजित कर दिया था। पहली पलटन दुश्मनों को सफलतापूर्वक रोक रही थी, क्योंकि बहादुर सैनिकों के पास ऊंचाई का लाभ था, लेकिन दुश्मनों के पास बड़ी बंदूकें थीं। दुश्मन सेना ने जल्दी ही पहली पलटन को मार गिराया। इसके बाद मेजर दुश्मनों का इंतजार करने के लिए दूसरी पलटन में गए। दुश्मनों ने यहाँ भी बड़ी बड़ी बंदूकें दागनी शुरू कर दी। मेजर ने तीसरी पलटन को दुश्मन की बड़ी बंदूकों को बेअसर करने का आदेश दिया। केवल तीसरी पलटन के पास प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली मिसाइलें थीं। मेजर ने तीसरी पलटन को भी हमला करने का आदेश दिया, लेकिन एक साथ भी वे दुश्मनों को रोक नहीं सके। धीरे धीरे बहादुर सैनिक शहीद हो गए और गोलियां खत्म हो गईं। दुश्मन की सेना चोटी पर पहुंच गई थी और बहादुर सैनिक हाथ से हाथ मिलाकर लड़ रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, ये जानते हुए भी कि निश्चित मृत्यु का इंतजार है। सैनिक दुश्मनों के सामने नहीं झुकेंगे। तब दुश्मन कमांडर ने मेजर को गिराने का आदेश दिया, ये मानते हुए कि दूसरे रुक जाएंगे। दुश्मन सैनिकों ने मेजर और उसके आसपास के लोगों दोनों को मार डाला। जीवित बचे सैनिकों ने मेजर को ढक दिया और दुश्मन को पकड़ने से रोकने के लिए उसे ले गए। रामचंद्र उनमें से एक थे। रामचंद्र ने बहादुर सैनिकों को निहत्थे लड़ते और शहीद होते देखा। रामचंद्र को बंदूक चलाना नहीं आता था। उन्होंने कभी किसी सैनिक की हत्या नहीं की थी। फिर भी वह मेजर के साथ रहना चाहता था।
मेजर का जीवित रहना असंभव लग रहा था। फिर मेजर ने रामचंद्र को जाने का आदेश दिया ताकि वह दूसरों को दुश्मनों के पास आने के बारे में चेतावनी दे सके और उस रात जो हुआ उसकी कहानी बता सके। 120 बहादुर सैनिक नहीं भागे थे, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ने का फैसला किया। दुनिया को यह जानने की जरूरत है, रामचंद्र के जाने के बाद दुश्मनों ने 1000 और लोगों के साथ हमला किया, लेकिन चीनी सैनिकों के शव हर जगह पड़े हुए थे। सिर्फ 120 बहादुर सैनिकों ने अपने 1000 सैनिकों को मार डाला था। चुशुल में वे और भी अधिक भारतीय सैनिकों का सामना करेंगे। उन्हें हराना उनकी क्षमता से परे था। चीन इस वास्तविकता को समझ गया और इस युद्ध के सबूत छिपाने के लिए अपने मृत सैनिकों को लेकर पीछे हट गया। 120 बहादुर सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उच्च कमांडर रामचंद्र की कहानी पर भरोसा करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके क्योंकि रेजांग ला में भारी बर्फबारी ने सब कुछ दफन कर दिया था। युद्ध का कोई सबूत नहीं बचा था। फिर 3 महीने बाद बर्फ पिघलने लगी और उन्हें कहा 120 बहादुर सैनिकों के शव मिले। तब मेजर और अन्य शहीदों को पूरा सम्मान मिला। फिल्म यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपने इस फिल्म के स्पष्टीकरण का अंत तक आनंद लिया होगा।